नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आगरा से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। हम इस वक्त आगरा में ऐतिहासिक पुरानी सेंट्रल जेल के प्रांगण में खड़े हैं, जहां से कई सारे शहीदों का नाम जुड़ा हुआ है, जहां से कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम जुड़ा हुआ है जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। सवाल ये उठता है कि 11 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, जो पहले दौर का मतदान होने वाला है, उसमें कौन विजयी देगा और कौन विद्रोह करेगा। ये सवाल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि सभी पार्टियां बागियों के संकट से जूझ रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम आगरा और इस इलाके की बात करें तो यहां पर साफ है कि सभी पार्टियों का अपनी अपनी जगह पैठ है। ऐसे में क्या होगा चुनाव के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। क्या अखिलेश की साइकिल चलेगी? क्या मायावती का हाथी रुक जाएगा? क्या हाथ का पंजा दौड़ेगा और साइकिल की सवारी करेगा? और क्या कमल खिलेगा? ये तमाम बिंदु हमारे सामने है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान यहाँ पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दिनेश बाबू शर्मा जी हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जाने माने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी से रईसुद्दीन साहब हैं, और आजाद सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ जैन साहब हैं, जो कि शहर के जाने माने वकील हैं, और खंडेलवाल मैडम हैं, जो कि यहाँ पर एक येलो गैंग चलाती हैं, महिलाओं के हित की बात करती हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करती है। लेकिन सबसे पहले रईसुद्दीन साहब, क्या होगा समाजवादी पार्टी साइकिल और हाथ का क्या होने जा रहा है? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वो विकास करके दिखाया है कि आगरा की सरजमी मुंह से बोल रही है। विकास बहुत अच्छा किया आपने, पिता का ही विकास कर दिया उन्होंने, पिता का ही विकास कर दिया उन्होंने। उनका आशीर्वाद है साथ में। माननीय नेताजी ने आशीर्वाद के लिए बहुत पापड़ वेले उन्होंने, पिता का आशीर्वाद लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा उनको। तो इसलिए आगरा की सरजमी जो बैनुल-अक़वामी स्तर के ऊपर एक मायने रखती है, यहाँ सुलह कुल का पैगाम जाता है। हमारे पास 9 विधानसभाएं ये हैं, उसमें से एक विधायक हमारा जीता है, तो हमने इतना काम करके दिखाया। और काश के 9 विधायक जीत जाते तो आगरे की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती। तो अगर 0 विधायक भी जीता तो आप भी उतना ही विकास करके दिखाएंगे, तो दिक्कत क्या है आगरा को? नहीं, आगरा तो मैंने बताया कि मोहब्बत की नगरी है, और यहाँ पर जो पैगाम दिया जाता है वो हम लोग देने चले हैं। क्योंकि आज ताजमहल, अगर पहले आप आए होंगे चौरसिया साहब, तो जब आपने देखा होगा ताजमहल के पास और आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं किसी पेरिस से कम नहीं। और रिंग रोड बनाकर जो साबित कर दिया कि आगरा की जनता को जो सहूलियतें प्रदान कर सकते थे वो तमाम प्रदान करने की कोशिश की। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन जो यहाँ पर विधायक और सांसद हैं उन्होंने कभी आगरा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि पानी मुहैया नहीं करा पाए, आगरा को बैराज नहीं दिला पाए, आगरा को मुहैया कराना तो राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का थोड़ी ना। नहीं, पानी मुहैया कराना तो राज्य सरकार का काम है। वही मैं कहने जा रहा हूँ, वो हमने करा। गंगा कैनाल से पानी लाने का काम किया, जो मैं समझता हूँ कि मार्च तक पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिकंदरा के पास जिस तरीके से हमने वाटर प्यूरिफायर लगा के दिया है, वो आपके 2017 के अंदर मार्च में वो गंगा जल पानी लेके यहाँ पे स्कीम लाई गई, वो हमारे कार्यकाल में लाई गई। इन लोगों ने सिवाय नींद ली है, कुंभकर्ण की थी, बाकी आगरा को कुछ नहीं दिया। आगरा में जिस तरीके से इन लोगों ने किया, ये जो जितने भी विधायक और सांसद रहे, उन्होंने कभी आगरा को तवज्जो नहीं दी। आगरा को कभी भी मतलब जो है उस स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर लाने की कोशिश नहीं की। न ट्रेनें रोकने की बात की, न हवाई जहाज रोकने की बात की, न किसी तरह से यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस तक नहीं दिला पाए। तो आप केंद्र की बात कर रहे थे, ये पासपोर्ट ऑफिस का काम देने का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का काम, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड देने का काम इनका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। डॉक्टर कटेरिया, आपसे सीधा सवाल है, आप पे आरोप लगा रही है यहाँ की रूलिंग पार्टी कि आपने एज ए सांसद होते हुए कुछ नहीं किया, हकीकत क्या है? पहले तो माइक चालू कराएं कठेरिया जी का। वैभव एक मिनट माइक देख लीजिए थोड़ा।
माइक चेंज कर दीजिए, माइक चेंज कर दीजिए। दीपक जी, जी पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम रखा है, और मैं यहाँ सभी जो उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोग एक अपने शहर के विकास की दिशा में स्वस्थ चर्चा करें। जहां तक समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों की बात यहां कही है, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में यदि किसी राष्ट्र के विकास का कोई पैमाना होता है तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से पूछता हूं, क्या कोई एक प्राइमरी स्कूल इस सरकार ने 5 साल में खोला हो तो वो स्थान बता दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि सरकार ने कोई विकास का काम किया है। मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं, एक 5 साल के अंदर कोई इंटर कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी इस आगरा के अंदर, कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री जो नौजवानों को ये कहा था कि हम नौजवान, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मैं आगरा से एक देखिए, यदि यह अभ्यास करेंगे तो ये चलेगा नहीं ना। हम लोग आगरा के बारे में बात करें। एक मिनट, मेरे से पूछिए, तब बात करिए। आपको भी मौका दूंगा, आपको भी मौका दूंगा, आप बात कहने दो। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि यहां पर जो विकास की बात कही गई, जो मेरे से सवाल हुआ है, मैंने विकास की बात कही है। हमने इसी नेशनल हाईवे पर अभी 3 फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है, काम बन रहा है, 3 महीना के अंदर काम पूरा हो जाएगा। ये बड़ी जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये दक्षिण बाईपास जो लंबे समय से सपा सरकार के पूरे कार्यकाल में 5 साल में पूरा नहीं हुआ, उसको अभी हमने पूरा कराने का, जो 13 किलोमीटर जगह बची हुई तो उसको पूरा कराने की बात कही है, और उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत हो गया है। हमने यहां शहर की सबसे बड़ी समस्या उत्तर बाईपास की, जिस उत्तर बाईपास के बनने से शहर की जो समस्या है, जो जाम की समस्या, उससे मुक्ति मिलेगी, उसे हमने अभी स्वीकृत कराया है। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया है, पहली बार आगरा में गांव-गांव में बिजली की दृष्टि से 450 करोड़ रुपया इस आगरा जिले को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत दिया गया कि गांव-गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर, जिस गांव में बिजली नहीं है उसमें बिजली लगाई जाए, आगरा का विकास किया जाए। बहुत सारे इशू हैं जो केंद्र सरकार ने 2.5 साल में करके दिखाया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं। दिनेश बाबू शर्मा जी, आपकी पार्टी तो कह रही थी 27 साल यूपी बेहाल, अब जिसने बेहाल किया उसी के हाल पे पड़े हुए हैं। माननीय चौरसिया जी, सबसे पहले मैं माननीय सांसद जी से 2 सवालों का जवाब दूंगा, जो उन्होंने 2 प्रश्न जनता के सामने रखे हैं। मैं इनके सामने आपने मंत्री जी ने अभी कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि स्कूल वाली बात क्यों बेहाल है, आप पूरी होने दें। इन्होंने, मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला। मैं पूछना चाहता हूं, हर वार्ड के अंदर आगरे में नगर पालिका के चुंगी के स्कूल हुआ करते थे, वो सारी इमारतें गिर गई, ध्वस्त हो गई, वो स्कूल कहां गए? इनसे पूछा जाए, क्योंकि आगरे के अंदर चुंगी पे मेयर का पद भी इनके पास रहता है, विधायक भी इनके रहते हैं, MP भी इनके रहते हैं। इनसे पूछा जाए कि वो स्कूल कहां गए, किस कागज में खा गए, वो जमीनें कहां गई। नंबर 2 पर फ्लाईओवर की बात कांग्रेस शासन में पास हुआ। माननीय CP जोशी जी भूतल परिवहन मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ, इनका काम है काम के ऊपर नाम देना विकास। जैसे विकास, कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम विकास रख दो, उसको जो विकास कहते हैं। विकास कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस करेगी। अब मैं आपको, तभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साइकिल के चक्कर में लगी हुई है। विकास अगर आपने किया होता तो आप इनकी साइकिल के चक्कर में क्यों लगे होते? हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। हाथ के पंजे का मतलब होता है सबका साथ, सबका साथ। अरे ये तो इनका नारा है, सबका साथ सबका विकास। आप नारा नहीं गए, ये तो इनका नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीच में एक दीवार है। इस दीवार को ढाने के लिए
हम समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़े थे, समाजवादी पार्टी हमारी तरफ बढ़ी थी। हमारे 403 सीटों पर 6 महीने पहले प्रत्याशी तैयार है और एक एक चुनाव लड़ने वाला रणबांकुरा दिखा देगा इस शहर को, एक एक सीट पे चुनाव। अच्छा ये बताइए, साइकिल के साथ दिखाएगा कि साइकिल के बिना दिखाएगा? ये बताइए, एक मिनट, एक बॉस आपके शहर की बात है बॉस, क्या मतलब आगरा के मान के सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दिनेश बाबू शर्मा, ये जो रणबांकुरे आपके खड़े हुए हैं, ये साइकिल के साथ खड़े हुए हैं कि साइकिल के बिना खड़े हुए हैं? तैयारी इनकी भी अगर पूरी होगी तो तैयारी हमारी भी पूरी है। 2 कदम अगर जे आगे आएंगे तो 4 कदम हम भी आगे आ जाएंगे। जे 1 कदम पीछे जाएंगे, 2 कदम आएंगे आप 4 कदम आएंगे, पीछे जाएंगे, 2 कदम आएंगे आप 4 कदम आएंगे और 10 कदम पीछे जाके अपना पैंतरा दिखाएंगे। इसे कांग्रेस कहते हैं और आगरा में विजय होकर दिखाएंगे। आगरा में विजय होकर दिखाएंगे। बीएसपी आजाद सिंह साहब, आपकी पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में कहीं नहीं है, हाथी की चाल कहाँ है? सबसे पहले भाई दीपक चौधरी जी, आपके चैनल का इस आगरा की मोहम्मद नगरी में स्वागत है। यहाँ जितने सभी साथी दर्शक हैं और समस्त जो लोग इस चैनल के लाइव को देख रहे हैं, वो सबको मेरा नमस्कार। जैसा आपने कहा कि लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कागजों में दिखाई देते हैं, ये लोग सिर्फ फेंक में दिखाई देते हैं, मौके में दिखाई देती है तो बीएसपी दिखाई देती है। चाहे 2007 का चुनाव की बात की जाए, आगरा में 9 विधानसभा है। माननीय सांसद जी बता रहे थे, भाई अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आगरा जनपद में 9 विधानसभा है। 2007 में बीएसपी यहाँ से 6 विधायक बनाए, 2012 में बीएसपी 9 में 6 विधायक बनाए। ये रिजल्ट बताता है। और 11 फरवरी को यहाँ वोट पड़ेगा, 11 मार्च को जो काउंटिंग होगी तो आगरा में केवल बीएसपी दिखाई देगी। क्यों? बीएसपी कभी भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हमारी नेता जो कहती हैं वही करती हैं। माननीय भाजपा के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, इन लोगों ने कभी भी शिक्षा के लिए कभी ये लोग आंदोलन नहीं करते। ये लोग केवल दंगों के लिए आंदोलन करते हैं। इन्होंने आज तक शिक्षा के लिए माननीय कटारिया जी बता रहे थे, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि कोई विद्यालय नहीं बनाया। माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनी थी। इस उत्तर प्रदेश में देश आजाद होने से पहले 2006 तक पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र ज्ञान यूनिवर्सिटी थी। माननीय बहन जी ने शहर बनाने का काम किया, प्राइमरी स्कूल 54 स्कूल बनाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में कोई आंदोलन करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है, क्योंकि शिक्षा से ही विकास होता है। ये लोग केवल जनता से शुरुआत करते हैं, जनता के सवालों का सिलसिला। यहाँ कौन सवाल पूछना चाहता है मंत्री जी से, आप बताइए। मैं सीधा सवाल शहर के अध्यक्ष रईसुद्दीन जी से पूछना चाहूंगा कि बताएं, जो मुलायम सिंह यादव जी ने वादा किया था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, क्या हुआ उस आरक्षण का? उन्होंने वादा किया था बेगुनाह मुसलमान जेलों से छोड़े जाएंगे, क्या एक भी छूटा कौन? वो राजा भैया जिसने डीएसपी जियाउल हक को मौत की घाट उतार दिया, वो राजा भैया जेल की सलाखों से छूटा गया। मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था मैं उसको कुटुंब उद्योग का दर्जा दिलवाऊंगा जिसमें मुसलमान काम करते हैं, और कुटुंब उद्योग का दर्जा मिला किसे? उसको जिसमें तवेले को कुटुंब उद्योग का दर्जा मिला जिसके समाज के लोग काम करते हैं। मैं सीधा सवाल रईसुद्दीन साहब से। रईसुद्दीन साहब बताइए, 18% मुसलमानों के रिजर्वेशन का क्या हुआ? 18% मुसलमानों की आबादी है। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन की बात है तो आप भी जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सबको पता था सुप्रीम कोर्ट हमने सबके सामने वादा क्यों किया? वादा निभाया। हमने वादा निभाया। उर्दू अनुवादकों को सर्विस देके वादा निभाया। हमने कई जगह ऐसे करे, उर्दू एकेडमी खुलवाई, उसमें IAS IPS के बच्चे पढ़ते, शायद इनको नहीं मालूम है, बगैर किसी तनख्वाह के रफीकुल मुल्क के नाम से। शांत बैठिए, 20% से ऊपर लोग दिखाई देंगे। जहां तक इन लोगों का सवाल है तो ये अपनी बात, ये किसी के भेजे हुए लोग हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी के भेजे हुए लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि हमने क्या करके दिखाया। ज्यादा बात करने की बात है तो अपनी बात को अपने अंदाज दीजिए, ठीक है, लेकिन तरीका आपका आर्गुमेंट माना। मैं आपसे पूछता हूँ मैडम, ये बताइए
कि जो महिलाओं को आजादी लेकर क्या आपको दिक्कत है देखने को मिली, आगरा और इनके वो आसपास। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में दिखाई दी, आज अखिलेश जी के कार्यकाल में दिखाई दे रही है। दीपक जी, हमारे यहाँ सारे माननीय खड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बीएसपी के लोगों से बात करना चाहती हूँ, आजाद सिंह जी से। मैं आजाद जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर बहन जी महिलाओं की हितैषी है तो उन्होंने अपने कार्यकाल में महिला विंग क्यों नहीं बनाई? क्या महिलाओं को, वो उनका कहना है कि महिलाओं के आने से राजनीति में गंदगी आती है। ये सवाल मैं आजाद जी से पूछना चाहती हूँ, वो जवाब दें। देखिए एक मिनट एक बात कहना दीपक जी, एक बात ये हाथी की आवाज आ रही है दीपक जी। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। हेलो हेलो आप आराम से रहिए, बहस सुनिए। आप नारेबाजी के लिए आपको 11 फरवरी, भैया नारेबाजी का 11 तारीख तक के लिए टाइम है, 11 तारीख के। आजाद सिंह साहब, आपसे एक बहन ने सवाल पूछा है कि आज तक बहुजन समाज पार्टी में महिला विंग क्यों नहीं बनी? हेलो खंडेलवाल जी जो सवाल पूछा है कि महिला विंग क्यों नहीं बनी। महिला विंग हमारी पार्टी सर्व समाज का, माता बहनों का, सब धर्म के लोगों का सम्मान करती है। हमारी नेता स्वयं माननीय बहन जी स्वयं एक शख्स वाली आयरन लेडी है। हमारी पार्टी अध्यक्ष माननीय बहन जी स्वयं एक आयरन लेडी है और सभी लेडियों का, सभी भावनाओं का सम्मान करती हैं। महिला विंग की बात है, अच्छा सुन लीजिए खंडेलवाल जी, सुन लीजिए उनको, बोलिए। मैंने आपको जो बताया, हमारी पार्टी की सम्मान्य अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती एक आयरन लेडी हैं, वो स्वयं एक महिला हैं, गरीब परिवार में जन्म लिया है और माननीय बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक सभी माता बहनों की स्वच्छता सम्मान करने का काम किया है। आज हमारी माँ बहनें प्रतिदिन सुरक्षित नहीं है। आज हमारी माँ बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में एक माँ और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो साथियों पूरे प्रदेश में सब समाज का आजाद जी, ये मेरे सवाल का जवाब दें। क्रॉस आर्गुमेंट नहीं, प्लीज। क्रॉस विंग आर्गुमेंट बनाने का पार्टी का है, ठीक है, पार्टी तो हमारा फैसला करती है। ठीक है आजाद सिंह जी आपने अपनी बात कही। जैन साहब, आप इस जगह के वकील हैं, आगरा के जाने माने वकील हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है आगरा में क्या मूल मुद्दा है यहाँ की जनता के लिए, आप तमाम लोगों के लिए बताइए। देखिए, आगरा के लोग क्वालिटी लाइफ क्या लीड कर रहे हैं। यहाँ की सफाई की व्यवस्था देखिए, पानी की उपलब्धता की बात देखिए। गरीब आदमी हर रोज बोतल खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर है और जो पानी खरीद नहीं सकता है वो प्रदूषित पानी पी रहा है। वायु देखिए तो आगरा की वायु हिंदुस्तान के सारे जो शहर हैं उनमें सबसे अधिक खराब होगी। वायु प्रदूषण के मामले में भी आगरा अग्रणी है। हम लोगों को रोजगार की बात देखिए, रोजगार की कितनी सुविधा, कितनी हमारे को अवसर उपलब्ध कराए हैं। औद्योगिक भूमि के दाम 20,000 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कहां रोजगार है आगरा के अंदर? तो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सीवर लाइन का हो, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो रोजगार का हो, उस सब के अंदर हम पिछड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मानी। मैं जनता से पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या आगरा गंदा नजर आता है, साफ सफाई की कमी है? चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। अब आप ये बताइए, क्या ऐसा कारण है कि एक इंटरनेशनल सिटी इतनी गंदी नजर आती है? देखिए, जहां तक जैन साहब ने जो सवाल उठाए हैं, और ये सवाल जेन्युइन सवाल उठाए। आगरा में जो पानी है वो पानी बहुत प्रदूषित पानी है और पानी खारा है। 80% जनता आगरा की खारा पानी पीती है और उसके कारण कई तरह की बीमारियां, कई तरह की समस्याओं से आगरा की जनता जूझती है। दूसरा, उन्होंने बेरोजगार का विषय उठाया, इससे भी मैं सहमत हूं। ये समस्याएं हैं।
आगरा की समस्याएं ये हैं, मूलभूत समस्याएं जिससे आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है, उससे प्रभावित है। लेकिन ये समस्याएं आप एक लंबे समय से देखिए, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कोई विषय हो, ये सारी की सारी समस्याएं स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस 5 साल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिस पानी की बात कही है, आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन गंगा का पानी आज आगरा को नहीं मिला है। ये समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान की दिशा में हमने जो कोशिश की है, केंद्र सरकार ने जो कोशिश की है, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जब केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की, तो आगरा को स्मार्ट सिटी घोषित करवाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसको आगरा को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, और स्मार्ट सिटी घोषित होने के नाते उसको जो डेवलपमेंट चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से नगर निगम की जिम्मेदारी जो है, उस नगर निगम की जिम्मेदारी की जो काम है, चाहे सफाई का काम हो, चाहे पानी का काम हो, वो काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मानता हूं केंद्र सरकार पूरी तरह से इस आगरा के डेवलपमेंट के लिए, आगरा के विकास के लिए, आगरा की पानी के लिए, आगरा की सफाई के लिए देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, विकास का काम किसने पूरा नहीं किया, ब्रेक के बाद इसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे जनता से, सबकी राय लेंगे कि विकास का वादा किसने पूरा नहीं किया। ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। हम जनता के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो रोड ब्लॉक थी डेवलपमेंट के लिए। कृपया किसी पर व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं, ये मंच व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए नहीं है। आपको कौन सा लगता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोड ब्लॉक किया? मतलब रुकावट की जी, रुकावट की। जी, सबसे बड़ी पार्टी जिसने डेवलपमेंट नहीं करा, रुकावट नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम यमुना में पानी की जहाज उतारेंगे, यमुना में पानी नहीं है, जहाज कैसे उतारेंगे। और मनमोहन वैद्य ने जो आरक्षण की बात कही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आरक्षण के बेस पे जो नेता परिसीमन वाली सीटों पर चुनाव लड़ते हैं वो खुद विरोधी होनी चाहिए उस बात के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बताइए। मैं माननीय रईसुद्दीन जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये जो अभी पूरी सियासत में एक कलेश चला था पिता, पुत्र और चाचा का, और ये सिर्फ 5 साल के कार्यक्रमों को छुपाने के लिए था या इसमें कोई सच्चाई थी? आप सब एक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसको लगता है कि पिता पुत्र का ये क्लेश बनावटी था? किसको लगता? ये केवल बिल्कुल बनावटी था। ये दिखाना चाह रहे थे मोदी जी और मुलायम सिंह यादव जी की बीएसपी को कहीं ना कहीं डाउन करना है, लेकिन इससे इन्होंने पब्लिसिटी बीएसपी की बढ़ा दी है। इस बार बीएसपी जिंदाबाद। आप बताइए। माननीय सांसद जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि पानी के जहाज चलाएंगे जमुना जी के अंदर, जिस जमुना जी के अंदर है नहीं, आज नाले के तमाम आगरा के और अन्य भी नाले चलते हैं, सारा पानी यहाँ आता है। मुझे वो डेट बता दी जाए जिससे नितिन गडकरी यहाँ पर जहाज चलाएंगे पानी के। ठीक है, ठीक है, ये एक सवाल है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा किसी भी व्यक्तिगत पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चारों पार्टियों के चारों कैंडिडेट माननीय मंच पे हैं। मैं ये कहूंगा, आप अब तक कम से कम एमपी और एमएलए के 3 चुनाव निकल गए। क्या यमुना में जो घोषणा हुई कि बैराज बनेगा, क्या बना? क्या एयरपोर्ट की बात आई, क्या बना? क्या यमुना के प्रदूषण की और पानी की बात आई, क्या हुई? क्या स्टेडियम हुआ? केवल आगरा की जनता इन लोगों को केवल उसी समय याद आती है जिस समय चुनाव होता है। ठीक है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। आप मुझे बताइए कि दो बातें मुख्य तौर पर आई डॉक्टर साहब। पहली बात ये आई कि यमुना के अंदर पानी के जहाज कब चलेंगे, और दूसरी बात ये आई जो वैद्य साहब ने कहा कि आरक्षण क्या खत्म हो जाएगा। दोनों सवाल आपसे। देखिए, अरे बात सुनो भाई, बात सुनो।
उत्तर सुनो, उत्तर सुनो। जो प्रश्न उठाया गया है, और ये प्रश्न कहा कि अभी पिछले समय माननीय नितिन गडकरी जी आए थे और ये बहुत लंबे समय से आगरा में पानी की समस्या के समाधान की दिशा में आगरा की जनता बैराज की मांग कर रही है। बैराज बनने से पूरे आगरा का जो वाटर लेवल लगातार हर साल गिर रहा है उसमें भी अंतर आएगा और जो पानी खारापन है उसमें भी कमी आएगी, और इसलिए आगरा में बैराज बने, ये पूरे आगरा शहर की जनता की मांग। और मैं मानता हूं कि आगरा शहर में बैराज बने, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने ढंग से चुनाव के समय में ये बात कही। लेकिन मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी की सरकार भी, मायावती बहन जी की सरकार, उसके बदले समाजवादी पार्टी की सरकार, दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन एक भी सरकार ने बैराज बनाने का काम नहीं किया है। ये जिम्मेदारी बनती है कि बैराज वहां पर बनता। दूसरा सवाल ये कि हमने जो वादा किया है, वो वादा हमने किया था कि हम यमुना पर बैराज बनाने का काम, उमा जी ने, वेंकैया जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, परमिशन मांगी, अभी तक परमिशन नहीं मिली, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट इस बैराज को बनाने का काम नहीं करेगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे सकती है, सहयोग कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस काम को पूरा नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल आपने उठाया कि यहां पर आगरा में एयरपोर्ट नहीं बना। यहां समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल से है और इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर एयरपोर्ट नहीं बना, ये सच्चाई है। एयरफोर्स का यहां पर एयरपोर्ट है, वो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट है वहां पर लगभग जो है 50 एकड़ जमीन, 54 एकड़ जमीन खरीदनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 एकड़ जमीन खरीदी है। 25 एकड़ जमीन ये सरकार जा रही है, लेकिन 25 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। यदि 55 एकड़ जमीन खरीद ली जाती तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एयरपोर्ट बनाने का काम की शुरुआत करे। जमीन देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, एयरपोर्ट बनाने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन जमीन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। रईसुद्दीन साहब, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से केंद्र तो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने ना बैराज बनाया, ना एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन दी और ना पानी का काम पूरा किया। आदरणीय दीपक जी, मेरा सवाल। दीपक चौरसिया जी, रामाशंकर, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, सारी आगरा की जनता यहाँ मौजूद है, बड़े दानिश्वर लोग भी हैं। जहां तक इन्होंने ये कहा कि बैराज बनाने की बात, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके सांसद काफी रहे, इनके विधायक काफी रहे, आप 89 से लेके आज तक इनके सांसद यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आगरे की फिक्र करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आगरा में जिस वक्त केंद्र में सरकार इनकी थी और प्रदेश में सरकार इनकी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उस वक्त भी इन्होंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की। ये चाहते तो आगरा की जनता को बैराज दे सकते थे, ये चाहते क्योंकि मेयर भी इनके पास है और इनके विधायक भी हैं, ये दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जहां तक बैराज की बात और जहां तक एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही, तो हमने सरकार की तरफ से जितनी धन मुहैया करा सकते थे और जमीन खरीद के हमने देने का काम किया, लेकिन कभी कभी हमने एयरपोर्ट की जमीन खरीद के देने का काम किया। आप सरकारी आंकड़े बता के ले,
आप चाहें तो यहाँ के आगरा के डीएम साहब से बात कर सकते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी संख्या में जमीन खरीद के देने का काम किया। ये इनको जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है। जमीन खरीदने का काम धनौली के पास हमने करके दिखाया। जहाँ तक काम नहीं करेंगे, ये आरोप इन पर लगाते हैं, ये आरोप इन पर लगाते हैं। हमने तो आगरा को चमन बनाने का काम किया है, क्योंकि ज्यादातर विधायक बसपा के हैं और ये बसपा वाले लोग जो आकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये आज इन विधायकों ने आज तक बसपा के विधायकों ने कुछ करके यहाँ नहीं दिखाया। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आरोप लगाया, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया जो कुछ किया। ठीक है, आपकी मेरा सवाल है, बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इन्होंने कोई काम किया कि नहीं? वकील साहब ने कहा आगरा में पानी की समस्या है, वकील साहब ने कहा कि आगरा गंदगी से भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, पिछले 20 साल से आपका नगर में मेयर रहता है, ये नगर की सीमा मेयर के अंदर आती है और मेयर किनका बनता है? भारतीय जनता पार्टी का। सांसद आप हैं 10 साल से, आप लोगों ने क्या किया? आप केवल अपनी कार में रखते फल उठा के वो आप वादा करते थे हमारी सरकार बना दो, हम आगरा को बैराज देंगे, हम आगरा को एयरपोर्ट देंगे, हम आगरा को स्मार्ट शहर बनाएंगे। कौन सा शहर है स्मार्ट भाई? जरा मंत्री जी बता दें, कितना काम मोदी ने किया है? मोदी ने वायदे किए थे, एक भी वायदा नहीं किया है। प्रधानमंत्री साहब ने विकास किया है, वो जो समाज पार्टी ने किया है। मैं डॉक्टर रामचंद्र कठेरिया से जो पूछना चाहता हूँ, क्या नोट दीपक जी पूरा मतलब लाइन में लगा दिया? पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, व्यापार खत्म कर दिया है, गरीब से गरीब आदमी मुहताज है खाने के लिए। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या प्लान था मोदी जी का, जिस मोदी जी ने कि ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी थी कि जिससे कि मतलब नोटबंदी की जरूरत पड़ गई? नोटबंदी की जरूरत पड़ी। नोटबंदी पर आपका क्या सोचना है? नोटबंदी ठीक हुआ, आम आदमी के इतना हुआ, आम आदमी के हित में हुआ। इनका कहना है आम आदमी के हित में हुआ, नोटबंदी किसके हित में? भैया मैं इनसे मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे आते अच्छे दिन बल्कि लोग नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ नोटबंदी से, और जो काला धन काम धन बिल्कुल नहीं है, और जो काला धन आता है हिंदुस्तान से लाते, ऐसे लाते हैं काला धन। बताइए नोटबंदी में आगरा के प्रमुख व्यवसाय जूता उद्योग और पेटा नगरी और जूता उद्योग के कारीगर और कारखानेदार कृपया ये बताएं कि नोटबंदी से उन पर कितना प्रभाव पड़ा है? बर्बाद हो चुके हैं, व्यापार उनका बर्बाद हो गया। बताइए नोटबंदी। मैं माननीय कटेरिया जी से पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी जब से हुई है 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, क्या यही विकास है आपका? सबका साथ विकास की बातें करते हैं आप, और यही नोटबंदी सबसे पहले मैं बताऊंगा नोटबंदी का कारण क्या है, असर पड़ा है, मैं बताऊंगा इसका मोदी ने काम क्या किया है। आपको आगरा की जनता को जनता खड़ी, आगरा की जनता बता रही है, ये आगरा सुलह नगरी है, मोहब्बती नगरी है। जब बैराज का उद्घाटन हो गया, पैसा आ गया, वो पैसा कहाँ गया? बैराज की जमीन कहाँ गई? आपको इनसे सवाल करना चाहिए, जब बैराज का उद्घाटन हो गया तो बैराज क्यों नहीं बना? माननीय सांसद राज बब्बर जी 300 करोड़ रुपए केंद्र से गंगा जल के लिए लाए, वो गंगा जल आगरे में अभी तक क्यों नहीं आया? अरे मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूँ। नोटबंदी दीपक भाई मैं बोलूंगा, दीपक भाई ये नोटबंदी का मान्य नोटबंदी क्या है? फर्जी, ये नोटबंदी क्या है ये बताइए। केवल एक काम रहा, शिलान्यास करना फर्जी। शिलान्यास के बाद कुछ काम होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं, केवल शिलान्यास काम करना। दीपक जी बताना चाहता हूँ नोटबंदी पे खड़े हो कठरिया जी, नोटबंदी आप जो बोल रहे हो ये संचार व्यवस्था भी कांग्रेस की देन है, ये संचार व्यवस्था भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हवाई जहाज से साइकिल तक दे दी, कांग्रेस ने सुई से धागा तक दे दिया। आप कह रहे हो कांग्रेस ने विकास नहीं किया? सबसे ज्यादा नोटबंदी हम जुमलाबाज पार्टी नहीं है, यदि जुमला नहीं कहते। काम किया है कांग्रेस मुक्त हो गया, दीपक भाई, कांग्रेस भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। दीपक भाई नोटबंदी पर
दीपक जी, इनसे पूछा जाए, इनसे नोटबंदी पर कहना चाहता कितने हूँ लाख करोड़ रुपया कि बैंक में जो वापस आ गए? भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने लाख करोड़ कांग्रेस के समय में काला धन पूरे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार था और देश की जनता के सामने माननीय मोदी जी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के, सुशासन के विषय को लेकर के जनता के बीच में गए थे। और जब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले कदम उठाया। और ये जो नोटबंदी का काम है, ये जनता को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये हिंदुस्तान में ये जो भ्रष्टाचार का काला अध्याय है, इससे हिंदुस्तान को मुक्ति मिलेगी और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। दीपक भाई, अभी मंत्री जी कह रहे थे नोटबंदी पर, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से। मोदी चुनाव में वादा किया था और नोटबंदी पर वादा किया था और ये कहा था, हे प्रिय देशवासियों, आज रात के 12 बजे के बाद 500 की करेंसी, 1000 की करेंसी बेकार हो दीपक जी, ये मोदी ने कहा था। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री से, मेरा अनुरोध है जैसा जवाब दे, नोटबंदी से पूरे देश में आर्थिक इमरजेंसी आ गई है, आर्थिक इमरजेंसी आ गई है नोटबंदी से। लोग मर रहे हैं, नोटबंदी कार बन रहे हैं, बैंकों में लाल लगा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं देश का फकीर हूँ, थैला लेके भाग जाऊंगा, अच्छे दिन देने की बात करते थे। मोदी देश की जनता को गुमराह किया है, गुमराह किया है, जुमलेबाज मोदी जी है, कुछ नहीं किया इन्होंने। केवल नोटबंदी पर पूरा देश बात करना चाहता हूँ, रुकिए। आदरणीय चौरसिया जी, ये जो नोटबंदी का मामला है, हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, 543 लोग बैठते हैं। अगर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला करना था तो पार्लियामेंट में बैठ के करना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने कुछ नहीं किया। आपने जो जैसे कोई इनके नेताजी ने समर्थन किया, हिटलर जैसा फरमान जारी करके आपने एक रात में आगरा हिंदुस्तान की पूरी जनता को आपने लाइन में लगाने का काम किया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय आदरणीय मोदी जी, श्रीमान मोदी जी, आप रोज जितने कपड़े बदलते हैं, शायद गरीब की पूरी 1-2 मेरे ख्याल 2-4 साल नेताजी ने समर्थन किया। दीपक भाई एक मिनट, दीपक भाई एक सेकेंड, दीपक भाई मैं बताऊंगा, दीपक भाई, नेताजी ने समर्थन किया नोटबंदी, मायावती बताऊंगा, नेताजी ने समर्थन किया। दीपक जी, मोदी जी सदन में क्यों नहीं पहुंचते हैं? सदन में क्यों नहीं पहुंचते हैं मोदी? मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी से, मोदी सदन में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सदन में क्यों नहीं बात करते हैं मोदी जी? क्यों बात आते हैं? सदन में प्रस्ताव पास होता है, मोदी क्यों बात आते हैं? माननीय मंत्री मायावती जी का भाई का जो पैसा है, जो कर्मचारियों का पैसा है, उससे मायावती जी परेशान है। केवल मायावती जी और मायावती की बात कही परेशान है, ये लोग परेशान है। मोदी जी गरीबों के मुद्दे के नेता है मोदी जी। आने वाले वादे कर रहा है, ये सारा पैसा जो पत्थर और पार्कों पे खर्च किया गया है। क्या यूपी के अंदर सपा बसपा ने कोई विकास नहीं किया? अब की बार मोदी सरकार। मेरा सवाल चारों पार्टियों से है कि 2004 के बाद जो सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी गई है, मुझे चारों पार्टियों के नेता बताएं इसको कौन अपने जो है घोड़ापथ में शामिल करता है? हम लोग 9 लाख कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हर एक पे 5 आश्रित है, हम उसी को वोट देंगे। बताएं। दीपक भाई का जवाब दे दूंगा, एक सवाल है, दीपक भाई इसका जवाब दे दूंगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कठेरिया जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया, जो 2-3 फ्लाईओवर में आगरा में इन्होंने वो बना के क्यों तैयार नहीं किया आज तक? ये आगरा की जनता को जवाब दें। दीपक भाई एक मिनट, दीपक भाई एक्सप्रेस वे बनाया गया है, मैं खुद उस एक्सप्रेस पे गया हूँ और वह पूरा आधा बंद है, कहीं कम से कम 15 पुल नहीं बने हैं। मैं उसमें होके आया हूँ और जनता को दिखाने के लिए एक तैयार किया गया है, जनता में कि विकास का एजेंडा रखा गया है कि जिससे जनता ये सोचे फ्रॉड है, मेट्रो का काम अधूरा है। दीपक भाई रईसुद्दीन साहब, आप पर ये आरोप लग रहा है, रईसुद्दीन साहब आप पर यह आरोप लग रहा है कि आपने
आधा अधूरा बना एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित कर नहीं। आधा अधूरा बना एक्सप्रेस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आगरे का बाईपास है, आगरे का बाईपास जो आज पिछले 5, 6, 7 साल से माननीय हमारे एमपी साहब यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया आगरा की जनता पर। अगर ये बन जाता ये तो हमने जो रिंग रोड बना के दिया वो 22 महीने के अंदर बनाने का तारीख, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पूरा तैयार है। ये जाके देखें, आज पूरी आसानी से गाड़ी निकल के जाएगी। हम भी कल परसों वहां से लौट कर आए लखनऊ से, हमें मालूम है कि पूरा रास्ता पुल को पूरी तरीके से आप देखिए, वहां पर आप फाइटर प्लेन उतार सकते हैं। आप देखिए कितना 22 महीने में करके दिखा दिया। ठीक है, पूरा मैं बताऊंगा पूरा, ये आगरा की मोहब्बत नगरी है, पूरा देश का लोग यहाँ आते हैं। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में पूरे भारत का पहला से बनाने के लिए हमने काम दिया, और ये बात पुल की बात करते हैं, हमने आगरा अपनी सरकार में 10 पुल बनाने का काम किया है। अब मैं सेतु बनाने का काम किया, अन्नाडा पुल बनाने का काम किया, सिकंदर हावड़ी बनाने का काम किया, हमने आशा को बनाने का काम किया है। प्रदेश में कांग्रेस हम देते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई देता है तो बहन कुमारी मायावती देती है। शिक्षा हम लोग देते हैं, न्याय हम लोग देते हैं, स्वच्छता हम देते हैं, और सम्मान हम देते हैं। ये लोग केवल लुटेरे हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ने जो एक्सप्रेस बनाया है, किसी भी एक्सप्रेस से बनने को उस प्रदेश की जनता को लाभ मिलता है। अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन एक्सप्रेस के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। एक्सप्रेस बनाया है आगरा के लिए, उसे हम स्वीकार करते हैं। आगरा भी बनाए, मंत्री जी पुल बनाए हैं, सेतु बनाया है, सुनिए, अन्नोटा पुल बनाया है, काशीराम पुल बनाया है, मायावती ने क्या किया? पुल बनाया है, मायावती ने एक्सप्रेस बनाया, हमने सब जगह विकास किया है, लेकिन हमने केवल कागज में काम करते हैं, अलीगढ़ मौके पर हम लोग काम करते हैं। आगरा से इटावा एक्सप्रेस बनाते हैं, आगरा से बरेली एक्सप्रेस बना रहे। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आगरा की जनता को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर चुनाव को लेकर कितना उत्साह है, और पहले दौर का जब मतदान होगा तब ये तय हो जाएगा कि आगरा की जनता क्या सोचती है अपने नेताओं के बारे में, और किस पार्टी को वो विजय दिलाती है और किसके साथ विद्रोह करती है। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आगरा से आज इतना ही।